नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस चैनल के हम वीडियो में देख रहे थे बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास के हम पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कैसे एक ऐतिहासिक काल का जो शुरुआत होती है बिहार में, और बिहार के ऐतिहासिक काल को किस प्रकार से दो भागों में बांटा जाता है। एक पूर्व ऐतिहासिक काल आता है और दूसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो पूर्व ऐतिहासिक काल को हमने बिहार जीके के पिछले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। इसमें भी बहुत सारे जो है ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, और ऐतिहासिक काल में मुख्यतः हम इसमें कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता जिसमें एक ऋग्वेद वगैरह जितने भी आते हैं क्षेत्र, वो सब हम इसमें देखेंगे। और एक उत्तर वैदिक काल भी आता है जिसकी चर्चा हम अलग से जब बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ेंगे, उन धर्मों के अकॉर्डिंग साथ में हम चलते जाएंगे और उत्तर वैदिक काल हम उस वक्त पढ़ेंगे। अभी हम ऋग्वैदिक काल की चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ऐतिहासिक काल की शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक में हो रही है। ठीक है, तो ये 1000 ईस्वी पूर्व, एक्चुअली ये 1500 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। ये 1500 ईस्वी पूर्व में 600 ईस्वी पूर्व तक होती है, जिसमें जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 तक में आता है ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक आता है उत्तर वैदिक काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर वैदिक एज। ठीक, ये थोड़ा सा एक अंतर था। खैर, इसके बाद हम अब चर्चा अपनी शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल से। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि बिहार का हमको जानकारी कैसे मिली, बिहार किस तरीके से अस्तित्व में आया, और किस अलग अलग जो वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक वगैरह जी और पुराण में किस तरीके से बिहार को अलग अलग नामों से जाना गया था, और कब कब बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के उल्लेख किए गए थे। खैर, तो ये उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले बिहार का जहाँ पर आर्यीकरण हुआ, इसको कहा जाता है बिहार का सबसे पहले आर्यीकरण उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गया था, जिसमें हमको सबसे प्रमुख जानकारी मिलती अथर्ववेद से। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है हमारे देश में। तो अथर्ववेद के अनुसार जो आर्य आए थे बिहार में, वो 10वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी के बीच में आए थे, जबकि पंचविष्ट ब्राह्मण ये कहता है कि आर्य 6वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी के बीच में बिहार आए थे। लेकिन हाँ, इन दोनों ग्रंथों के अकॉर्डिंग बिहार को ब्रात्त कह करके संबोधित किया गया है। तो ये कब आए कब नहीं आए, ये थोड़ा सा एक अंदाज़ा आप लगा के रखिएगा। पर प्रमुखता से इसमें सवाल पूछा जाता है, पंचविष्ट ब्राह्मण के अनुसार बिहार को किस नाम से जाना जाता है, या फिर अथर्ववेद के अनुसार बिहार को किस नाम से जाना जाता है। तो ये होता है ब्रात्य। ब्रात्य नाम से बिहार को जाना गया था। अब आते हैं शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो आर्य आए थे, ये गंगा घाटी के किनारे आए थे, और इनका आगमन हुआ था लगभग 800 ईस्वी पूर्व में। कहा जाता है कि आर्य यहाँ पर गंगा घाटी की तरफ आए, और यहाँ पर गंगा घाटी के क्षेत्र में बहुत सारा जंगल था, जिस जंगल को काटा गया और फिर उस जंगल को जलाए भी, और जलाने के बाद जब पूरी भूमि बनी, और वहीं पर ही फिर आर्य अपना पूरा एक क्षेत्र का स्थापना शुरू किए थे, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए थे। चलिए अब शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीकट शब्द को। कीकट शब्द बिहार के लिए ऋग्वैदिक काल में बोला गया है, जहाँ पर ये चर्चा मिलती है कि यहाँ कीकट के अमित्र शासक, जिनका नाम था प्रेमगंध, ये बिहार में राज किया करते थे। बिहार के एक क्षेत्र में, जाहिर सी बात है उस वक्त ये आदिवासी क्षेत्र या फिर कुछ उसी तरीके का कबीलाई लोग थे, जहाँ की ये एक राजा हुआ करते थे, क्षेत्रीय राजा। तो वहाँ की इनकी चर्चा उसमें मिलती है ऋग्वेद में। ठीक, लेकिन इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि ये तो कबीलाई थे, पर जब आर्यों का जो सांस्कृतिक स्थापना हुई या सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ हुआ, ये ब्राह्मण ग्रंथ के स्थापना के समय हुआ था। ये चीज़ आप याद रखिए। ये चीज़ वैसे क्वेश्चन में तो नहीं पूछता, पर मेंस के लिए आपकी ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। पुराणों के अनुसार आर्यों का मगध में स्थापना हुई थी ऋग्वैदिक काल में ही, जैसे जिस तरह से बताया गया। मगध में स्थापना के बाद आर्य अंग प्रदेश की ओर आगे बढ़े थे, और वहाँ पर अपना सांस्कृतिक प्रचार हेतु अपने वहाँ पर कुछ क्षेत्रीय राजदूत वगैरह को भेजा गया था, जहाँ पर आर्य अपना सांस्कृतिक वर्चस्व बढ़ाते गए थे। और हमने महाभारत में देखा भी है, अंग के जो राजा थे जिनका नाम कर्ण है, जिसको हम आगे की कुछ वीडियोस में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम बता रहे हैं आर्य अपना मगध में स्थापना करने के बाद अंग की ओर सांस्कृतिक प्रचार हेतु बढ़े थे।
वाराह पुराण के अनुसार कीकट जिसको बिहार के लिए कहा गया है ऋग्वेदिक में, तो वहीं वाराह पुराण इस कीकट की काफ़ी आलोचना करता है और कीकट को एक अपवित्र नगर के रूप में अपने ग्रंथ में स्थापित करता है। जबकि वायु पुराण और पद्म पुराण को भी हम अगर लिया जाए तो वायु पुराण पद्म पुराण के अनुसार बिहार के ही जो वर्तमान में कुछ क्षेत्र हैं, गया, राजगीर, पनपद, ये तीनों एक पवित्र नगर माने जाते थे। इसमें जो गया के लिए नाम लिया गया है, गया को असुरों का राज कहा गया। पद्म वायु पुराण ये कहता है कि गया में असुरों का राज था, असुर वहाँ राज करते थे। याद रखिए, असुरों का राज होने का अर्थ ये नहीं है कि वो जगह अपवित्र हो जाती है या कोई भी चीज़ पवित्र हो जाती है। ये एक सिक्के के दोनों पहलू माने जा सकते हैं, जिसमें जो है एक मतलब कश्यप, महर्षि कश्यप हुआ करते थे, जिनकी 2 पत्नियां हुआ करती थी। उनमें जो है एक मतलब पत्नी के जो पुत्र हुए वो सब देवता कहलाए थे और दूसरी पत्नी के सारे पुत्र असुर मतलब हुए थे। तो उसी के कारण से फिर चीज़ें बढ़ गई। अल्टीमेटली दोनों एक ब्राह्मण एक ऋषि के ही पुत्र रहे हैं। तो गया असुरों का राज कहा गया था। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें हमें बिहार की चर्चा मिलती है। जैसे उत्तर वैदिक बिहार के स्रोत के लिए सबसे प्रमुख शतपथ ब्राह्मण है। इसके अलावा पंचविष्ट ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण की भी चर्चा मिलती है। अगर बात करें आरण्यक की तो ऐतरेय, कौशितकी और सांख्यायन आरण्यक, ये 3 प्रमुख हैं जिसमें बिहार की चर्चा मिलती है। एक संहिता भी है वाजसनेयी संहिता में बिहार के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। और महाभारत, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा मतलब लोग जानते ही हैं इसके बारे में, महाभारत में बिहार के बारे में काफ़ी नाम मिलता है कि किस तरीके से बिहार में अन्य मतलब पूरा लोग सब राजा आ रहे थे, महाराज पांडु, श्री कृष्ण, और किस तरीके से दुर्योधन और बृहद्रथ वगैरह एक अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर रहे थे बिहार में। अगर हम प्रमुख स्रोतों की बात करें तो हम प्रमुख स्रोतों में पुराण को लेते हैं और पुराणों के अलावा रामायण और महाभारत को हम मानते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, ये वायु पुराण तो हो गया। कुछ शतपथ ब्राह्मण के बारे में भी हम बताते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्य विदेह नाम के क्षेत्र में बसे थे। विदेह ये वही क्षेत्र है जहाँ पर कालांतर में यहाँ पर जो है सीता माता आएंगी, इनका यहीं पर जो है आसपास में यहीं पर जन्म होगा और विदेह जा कर के लिच्छवी से जो है मतलब अपने आप को जो है विलय करवाएगा और लिच्छवी प्रथम गणराज्य के रूप में स्थापित होगा। तो ये विदेह है, इसके बारे में हम जो आपको बताएं। बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा नाम के 2 शब्द का मतलब हमको जानकारी मिलती है, जिसका प्रयोग बक्सर नामक क्षेत्र के लिए किया जाता था। बक्सर के बारे में एक और चीज़ बता देते हैं। तड़ित राक्षसी जो है, तड़ित राक्षसी का वध बक्सर में ही किया गया था। ठीक, कुछ यहाँ पर एक स्टोरी मिलती है विदेह में आर्य के बसने का, जो शतपथ ब्राह्मण के बारे में। शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है कि आर्य कैसे विदेह में आकर के बसे, उनकी एक स्टोरी हम यहाँ पर देख लेते हैं। विदेह में एक मतलब राजा हुआ करते थे, विदेह माधव, और उनके मित्र हुआ करते थे पुरोहित गौतम, राहुगण। ये दोनों लोगों के दुश्मन हुआ करते थे अग्नि। एक बार जो अग्नि को मारने के लिए ये पीछा किए, तब अग्नि सरस्वती नदी से सदा नीरा नदी तक भागते हुए आगे चली गई थी। और अग्नि जब आगे आगे भाग रहे थे, तब फिर ये रास्ते में आते हुए जो भी जंगल या पेड़ थे, उन सारे पेड़ या जंगल को काटते हुए चले गए थे। तो जहाँ पर जो वो जंगल पेड़ काटा गया, उस जंगल पेड़ में एक बहुत बड़ा मैदान बन गया, जिसमें कालांतर में आर्य मतलब गंगा के नदी के किनारे आए और वहीं खुले मैदान पे ही अपने क्षेत्र की स्थापना की, या फिर जो बिहार का सबसे पहले आर्यीकरण हुआ। ये चर्चा हमको मिल रही है शतपथ ब्राह्मण से। और थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। सरस्वती नदी तो हम जानते हैं, सरस्वती का आज भी नाम सरस्वती ही चल रहा है, जबकि सदा नीरा नदी को सदामी नदी भी कहा गया है कुछ किताबों के अनुसार, और जिसका वर्तमान या फिर आधुनिक नाम गंडक नदी होती है। ठीक, तो ये थी इसका पूरा थोड़ा सा इतिहास शतपथ ब्राह्मण का। और फिलहाल इस वीडियो में चलिए इतना ही था, जितना भी हमने बता दिया, जितना भी हमने यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करवाया है, आप इतना जो है याद कर लीजिए। इस पूरे बोर्ड में जो भी बताया है, इन सब का नोट्स बनाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए, इसके अलावा कुछ भी आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना प्री के लिए ना मेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी होगा तो हम आपको अगले वीडियो में या फिर धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक जल्दी ही मिलती रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।